बैठे और हमारी बात सुनने के लिए आप लोगों ने अपनी मसरूफियात के बावजूद यहां पर आए। आजकल क्या हो रहा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कोई भी प्रोग्राम आसानी से नहीं हो रहा है। सारे मुश्किलात को फेस करके आने के बाद बारिश का मुश्किलात भी फेस करना पड़ रहा है, लेकिन उस मुश्किलात के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम हो रहा है। इसी तरीके से जिस तरीके से बारिश के बाद भी प्रोग्राम हुआ, पूरे इंडिया में जो जो हमारे खिलाफ प्रॉब्लम्स हो रहा है उसके बाद भी इंशाल्लाह पॉपुलर फ्रंट हमेशा आगे ही रहेगा। पहले हम लोग हर गली मोहल्ले जाकर इसी तरीके से प्रोग्राम कर कर कहते थे कि पॉपुलर फ्रंट क्या है, पॉपुलर फ्रंट की तारीख बताते थे, हिस्ट्री बताते थे, पॉपुलर फ्रंट की एक्टिविटीज बताते थे। आज हम लोग कहीं पर भी जाकर पॉपुलर फ्रंट क्या है हम नहीं बताते, क्योंकि 24 घंटे पॉपुलर फ्रंट क्या है वो बताने की जिम्मेदारी चंद मीडिया वाले, चंद आरएसएस वाले, चंद बीजेपी वाले, चंद पुलिस वाले ले लिए हैं। अभी वो काम हम लोग नहीं करते, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से बहुत सारे लोगों का घर चल रहा है। बहुत सारे मीडिया एंकर्स, उनका घर सिर्फ और सिर्फ पॉपुलर फ्रंट के बरकत से चल रहा है। मुझे भी बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर्स मिलते हैं, वो लोग कहते हैं कि अगर आप नहीं होगा तो हमारा क्या होगा। इस समय बताया पॉपुलर फ्रंट बहुत गरीबों की मदद करता है, बहुत लोगों का घर हम लोग चलाते हैं। कुर्बानी में बहुत सारे लोगों के घर में गोश्त हम लोग पहुंचाते हैं। ईद के वक्त बहुत सारे घरों में फूड किट देते हैं। उसी तरीके से ये बहुत सारे न्यूज चैनलों का घर भी हम लोग चला रहे हैं, क्योंकि हमारा पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है। पॉपुलर फ्रंट का नारा है हर मजलूम हमारा है। वो मजलूम चाहे एक झोपड़पट्टी में रहने वाला हो या वो मजलूम चाहे किसी न्यूज चैनल में काम करने वाला हो, हर मजलूम हमारा। उस हर मजलूम का घर चलाने की जिम्मेदारी हम लोग लेकर है। हर दिन अगर आप देखेंगे कुछ ना कुछ पॉपुलर फ्रंट के बारे में आ रहा है, हर दिन। अभी 1-2 हफ्ते में अगर आप देखेंगे एक नया ट्रेंड पूरे इंडिया के अंदर चल रहा है। मैं आपके सामने चंद बातें रख रहा हूं, क्यों वो ट्रेंड हो रहा है और असलियत क्या है। तेलंगाना में अगर आप देखेंगे, तेलंगाना में निजामाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर अब्दुल कादर नाम का एक कराटे मास्टर 30 साल से कराटे सिखा रहा है। 30 साल से, 1-2 साल नहीं, 30 साल से कराटे सिखाने वाला अब्दुल कादर के घर में निजामाबाद की पुलिस जाती है, जाकर रेड करती है। रेड कर कर कुछ भी नहीं मिलता वहां पर। फाइनली 2 नानचाकू मिलते हैं, 10 या 15 छोटे छोटे स्टिक्स मिलते हैं। उस नानचाकू को लेकर, उस स्टिक्स को लेकर तेलंगाना पुलिस आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, बड़ा टेररिस्ट कैंप चल रहा था करके। वो टेररिस्ट कैंप में मिला क्या? 2 नानचाकू और 15 स्टिक। देखिए ये स्टोरी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या रहता है, इंडिया में किसी भी कराटे मास्टर के घर में या एकेडमी में आप रेड करो, किसी भी, उसके घर में आपको ये चीजें 1-2 नहीं 10-15 मिलेंगी। यहां पर भी आप जाओ, आपके आंबूर में भी जाओ, किसी भी कराटे मास्टर के एकेडमी में जाओ या पार्क्स में जाओ, सुबह को जो यहां पर कुंफू कराटे सिखाते हैं, किसी के पास भी जाओ, आपको ये नानचाकू, ये स्टिक्स मिलेंगे। लेकिन सेम चीज को लेकर एक टेरर एंगल बताया जा रहा है। एक बहुत बड़ा टेरर कैंप चल रहा था और वो टेरर कैंप हमने क्या कर दिया, बस्ट कर दिया। लेकिन पुलिस ये भी मानती है कि जब हम लोग वहां गए थे तब वहां पर कुछ ट्रेनिंग नहीं चल रहा था। जब हम गए थे वहां ट्रेनिंग नहीं मिल रहा था, लेकिन हमें क्या मिले, बहुत सारे किताबें मिले, हमें बहुत, और सबसे खतरनाक एक चीज मिला जिससे हमें पता चलता है कि वहां टेरर कैंप चल रहा है। वो खतरनाक चीज क्या है? पॉपुलर फ्रंट के 50 झंडे मिले। पॉपुलर फ्रंट के 50 झंडे मिले, इससे बड़ा सबूत क्या है टेरर काम चलने का। उसके बाद आप देखो बिहार में भी पटना पुलिस जाती है एक ऑफिस में, जो पॉपुलर फ्रंट का ऑफिस भी नहीं है। उस ऑफिस में जाकर रेड करती है, कुछ भी नहीं मिलता वहां पर। ऑफिस में कोई था भी नहीं, ऑफिस बंद होता है। उस ऑफिस के ओनर को अरेस्ट पुलिस स्टेशन लिया जाता है। जिस आदमी के नाम पर वो ऑफिस है उसे स्टेशन को लेके जाया जाता है।
उनका इंक्वायरी करके छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद एसपी आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि हमने फला हमें इंफॉर्मेशन मिला था कि बड़ा कुछ एक टेरर का ट्रेनिंग चल रहा था। वो टेरर के ट्रेनिंग में हम वहां गए, हमें कुछ मिला नहीं। हमें 4-5 किताबें मिली, चंद बुक मिले। वो बुक में लिखा गया है कि 2040 में इंडिया को इस्लामी हुकूमत बनाने का एक प्लान है। उसके बाद पुलिस जाकर जिन लोगों को छोड़ दिए थे उनको अरेस्ट करते हैं। मामूली चीज है। आप लोग भी सोचेंगे इतने मामूली चीज में इतना बड़ा टेरर एंगल क्यों आता है, लेकिन निजामाबाद और पटना ये दोनों में सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी क्या है? दोनों जगह चंद पेपर्स को पुलिस ने प्लांट किया। चंद पेपर्स को पुलिस ने प्लांट किया। उसके बाद जो अरेस्ट हुए वो पॉपुलर फ्रंट के मेंबर्स नहीं थे। जिन लोगों को शुरू में अरेस्ट किया गया वो पॉपुलर फ्रंट के मेंबर्स नहीं थे, लेकिन उस एफआईआर में पॉपुलर फ्रंट के सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स, जो लोग उस डिस्ट्रिक्ट में आए भी नहीं थे, उनका नाम भी एफआईआर में डाला जाता है और उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश की जाती है। अब एक चीज निजामाबाद में हो रहा है, सेम टू सेम चीज पटना में हो रहा है। हो सकता है सेम टू सेम चीज कल तमिलनाडु में हो, कल महाराष्ट्र में हो, हर जगह हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये निजामाबाद की पुलिस ने नहीं किया या वहां पर पटना की पुलिस ने नहीं किया। ये किसी एक टेबल में प्लान होकर पूरे इंडिया के पुलिस को, पूरे इंडिया के एजेंसीज को ये ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप इस तरीके से पॉपुलर फ्रंट को फ्रेम करो। यह आप लोगों को समझना चाहिए, ये आप लोगों को समझना है। ये डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA से आता है, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है। स्टेट में कोई भी गवर्नमेंट हो, वहां पर TRS की गवर्नमेंट है, वहां पर JDU की गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट हो, लेकिन उस गवर्नमेंट के पुलिस के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रेशर होता है कि हम जिस तरीके से बोल रहे हैं उस तरीके से करो। ये IPS ऑफिसर्स को भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात माननी पड़ती है, क्योंकि IPS ऑफिसर्स को अगर जिंदगी में प्रमोट होना है, आगे जाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की उन्हें जरूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ वो जा नहीं सकते, होम मिनिस्ट्री के खिलाफ IPS ऑफिसर्स भी जा नहीं सकते। इन IPS ऑफिसर्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर होता है कि केस क्रिएट करो। उदयपुर में 2 लोगों ने मिलकर एक आदमी का कत्ल किया। उसके बाद पूरे मुसलमानों का नाम खराब कर दिया गया। फिर न्यूज में आता है कि जो 2 लोग इस कत्ल में शामिल थे वो बीजेपी के पोलिंग एजेंट थे। क्या थे? पोलिंग एजेंट थे। वो लोग बीजेपी के लीडर्स के साथ उठते बैठते रहते थे, लेकिन कंप्लीट इस चीज को, इस एंगल को डिनाई किया गया। अमरावती महाराष्ट्र में जिस शख्स पर इल्जाम थे कि जिसने मर्डर किया है, उसका फेसबुक जब चेक किया जाता है, फेसबुक में पता चलता है कि वहां का एक प्रो बीजेपी, यानी जिसने अभी इंडिपेंडेंट है लेकिन इस बार बीजेपी के साथ जो था, उस आदमी की इलेक्शन कैंपेन में उसने काम किया। जम्मू में टेररिज्म के नाम पर 2 लोगों को अरेस्ट किया जाता है। कहते हैं कि ये लश्कर ए तोयबा के लोग हैं। उस लश्कर ए तोयबा के लोग का जब बैकग्राउंड इंक्वायरी होता है, पता चलता है वो कि बीजेपी का IT सेल का इंचार्ज है। जब पूरी तरीके से RSS बीजेपी का लिंक उदयपुर में क्लियर है, अमरावती में क्लियर है, जम्मू में क्लियर है, और 2 दिन पहले यूपी में लुलु मॉल, एक बहुत बड़ा मॉल ओपन हुआ था, उस मॉल के अंदर चंद लोग जाके नमाज पढ़ते हैं। वो नमाज 18 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। कितने सेकंड्स में? 18 सेकंड में। हमारे मुसलमानों में चंद ऐसे लोग रहेंगे जो जिंदगी में कभी मस्जिद को नहीं गए, उसे भी जाकर पूछे भाई जिंदगी में तू एक बार नमाज पढ़ना कितना टाइम लगते हैं? 5 मिनट होना करके बोलेंगे उन्हें। और ऐसे लोग जो लुलु मॉल में जाकर 18 सेकंड में नमाज कंप्लीट करते हैं, वीडियो लेते हैं और चले जाते हैं, पूरी तरह इल्जामात मुसलमान ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन आज पता चला है ये भी इनका ही कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन कोई भी उस लिंक को चेक नहीं करता। मैं ये बातें आपके सामने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पूरे इंडिया में मुसलमानों के अंदर भी एक मिजाज बन गया है। वो मिजाज क्या है? कहीं पर भी इंडिया में
कहीं पर भी कुछ हो, पुलिस आकर कहती है, गवर्नमेंट आके कहती है, मुसलमानों ने कहा, हमारे चंद बड़े बड़े बेवकूफ लोग, कुछ पता नहीं इंडिया में क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं इंडिया में क्या चल रहा है, लेकिन जजमेंट पास कर देते हैं। हमारे लोग बराबर नहीं, हमारे जो लोग पूरा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हमारे लोगों को घर में आराम से बैठने नहीं होता क्या? वैसे बेवकूफों को यह समझना चाहिए कि इंडिया में जो भी हो रहा है, आप ऐसा मत समझिए कि मुसलमान कर रहे हैं, इसके पीछे आरएसएस का साजिश है। आरएसएस का एक विंग है, जिस विंग का नाम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच उसका नाम है। क्यों बनाया गया मुस्लिम राष्ट्रीय मंच? आपको पता है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पीछे कौन है? आरएसएस ने किसको जिम्मेदारी दी है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाने के लिए? इंद्रेश कुमार को। इंद्रेश कुमार कौन है? अजमेर दरगाह में एटीएस और एनआईए के चार्जशीट में जिसका नाम था वो इंद्रेश कुमार। आरएसएस का नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर इंद्रेश कुमार, अजमेर दरगाह में उसका इशू में उसका नाम था। मक्का मस्जिद ब्लास्ट में सीबीआई ने जिसका इंक्वायरी किया, वो इंद्रेश कुमार जो एक डूबियस कैरेक्टर था, जिसका एनआईए ने इंक्वायरी किया, जिसका एटीएस ने इंक्वायरी किया, वो इंद्रेश कुमार आकर मुसलमानों के अंदर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नाम का एक संगठन बनाता है और पता चलता है यहां वहां जो जो ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उन इंसिडेंट्स का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के साथ लिंक है। लेकिन हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे बेवकूफ ये कहते हैं हमारे च लोग ये करते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब इस तरीके का एक वर्जन आपके सामने पुलिस लाती है, मीडिया लाती है, पॉपुलर फ्रंट के बारे में जब ऐसी बातें आते हैं, चंद लोग कहते भी हैं, क्यों पॉपुलर फ्रंट खामोश नहीं बैठ सकती क्या? खामोश नहीं बैठ सकती क्या? मैं उनसे कहना चाहता हूं, जिस दिन पॉपुलर फ्रंट खामोश बैठी ना, बहुत सारे मुसलमानों की आवाज चली जाएगी। जिस दिन पॉपुलर फ्रंट खामोश हो गई, किसी मुसलमान का घर भी जल गया, कोई बात करने वाला नहीं रहेगा। डंके के चोट पे कहते हैं, आज भी हिम्मत से बात करने वाली इंडिया में कोई तंजीम बची है, सिर्फ और सिर्फ पॉपुलर फ्रंट बची है। और याद रखिए, हमें भी घर है, हमें भी बीवी है, हमें भी मां बाप हैं, हमें भी बच्चे हैं, हमें भी जॉब है, हमें भी बिजनेस है, हमें भी घर है, हमने भी बड़े बड़े ख्वाहिशात हैं। ये सारे ख्वाहिशात की कुर्बानी देखकर आंखों में आंखें डालकर सच बात बोल रहे हैं। कोई बेवकूफ नहीं है हम लोग। आज सच बात बोलना बहुत हिम्मत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमाने में कहा था, एक जालिम हुक्मरान के सामने हक की बात कहना सबसे बड़ा जद्दोजहद है। चंद लोग सोचते थे क्या भाई हक की बात बोलना कौन सा बड़ा जद्दोजहद करके। आज देखो इंडिया के अंदर सबका मुंह बंद है, सबका मुंह बंद है, बड़े बड़े ऑपोजिशन का मुंह बंद है। ऐसे टाइम पर गली से लेकर हर बड़े बड़े शहर तक अगर इस बीजेपी, इस आरएसएस के जुल्म के खिलाफ बात करने वाली कोई तंजीम है, वो सिर्फ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। बहुत हिम्मत चाहिए ये बातें बोलने के लिए। ये बातें बोलने की वजह से हमारे मेंबर्स जेल में हैं। वो मेंबर्स को भी घर है, उनको भी फैमिली है, उनको भी बच्चे हैं, उनको भी सपने हैं। बेकार रास्ते में चलने वाले नहीं हैं, सब है उनका। जेलों में डाला गया है। अंशद बी फिरोज नाम के हमारे 2 मेंबर 2 साल से यूपी के जेल में। और बेकार कौन से केस बना के हमारे मेंबरों को जेलों में डाला गया। क्या समझे बेकार लोग? क्या कुछ काम धंधा नहीं? क्या बेकार लोग यहां फिरते रहते, कुछ काम नहीं, चलो भाई जानते जेल में? नहीं। उनके सामने भी, हमारे जो मेंबर जेलों के अंदर है ना, उनके सामने भी 2 ऑप्शन था। एक ऑप्शन क्या मालूम? मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा बिजनेस, मेरा घर करके आराम से बैठना, उनके सामने भी ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन यह था कल जाके अल्लाह और अल्लाह के रसूल को चेहरा दिखाना। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जाके चेहरा दिखाना कि जब पूछेंगे कि तुम्हारे आंखों के सामने इतना जुल्म हो रहा था, क्या कर रहे थे,
उस वक्त जवाब देने के लिए उन्होंने सोचा अगर जो भी प्रॉब्लम आया आने दो, लेकिन कल जाके अल्लाह और अल्लाह के रसूल को चेहरा दिखाना हमें। बहुत हिम्मत होना इसके लिए, आसान नहीं है। और ऐसा भी मत सोचिए पूरे बेकार निकम्मों की तंजीम, नौजवानों की तंजीम नहीं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, टीचर्स, स्कॉलर्स, ये सबकी तंजीम ही है। क्या तो सोच के रहेंगे थोड़े लोग, ये क्या तो नौजवानों की तंजीम करके। हाँ, नौजवानों की तंजीम, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट के अंदर अगर एक 60 साल का बूढ़ा भी आया, नौजवान के जैसा काम करते हैं। तो इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। उसकी रीजन भी है क्योंकि हक की बात बोल रहे हैं। जो जुल्म चल रहा है उसको जुल्म बोल रहे हैं, पॉलिश करके बात नहीं कर रहे हैं, पॉलिशिंग नहीं कर रहे। और इसलिए इतने पूरे आफतें हमारे ऊपर हम लोग डाल रहे हैं। तेलंगाना में, बिहार में, आप देखिए हर जगह इस तरीके से हो रहा है। पर आप लोग भी सोचो, क्या गवर्नमेंट के सामने दूसरे काम नहीं? क्या इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। चाइना हर दिन इंडिया को प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। आप देखेंगे हमारे नेबरिंग में जितने कंट्री हैं उन सारे कंट्रीज पर चाइना ने इनडायरेक्ट कंट्रोल कर दिया है। बांग्लादेश का जो स्टॉक एक्सचेंज है उस पर चाइना का कब्जा है। इधर आप अगर आएंगे श्रीलंका, आप देखें वहां के पूरे पोर्ट्स पे चाइना का कब्जा है। मालदीव्स में अगर आप जाओ, मालदीव्स में कितना का कितना आइलैंड्स चाइना खरीद लिया है। पाकिस्तान में आप जाओ, पूरा का पूरा पाकिस्तान में चाइना का कंट्रोल है। नेपाल में आप जाओ, नेपाल में अगर आप देखेंगे पूरे चाइना का कंट्रोल है। भूटान में अगर आप जाकर देखो, भूटान में पूरा का पूरा प्रोजेक्ट चाइना के चल रहे हैं। इतना एक प्रॉब्लम चाइना क्रिएट कर रहा है बाहर से। इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा, बेरोजगारी ज्यादा, इकोनॉमी डाउन, महंगाई बढ़ गई। ये सारे प्रॉब्लम के बावजूद गवर्नमेंट को चाहिए था इन प्रॉब्लमों को सॉल्व करना। फिर भी अगर आप देखते हैं ये बीजेपी आरएसएस के लोग हर दिन फुल टाइम अगर कुछ एक काम कर रहे हैं, वो काम सिर्फ और सिर्फ पॉपुलर फ्रंट को टारगेट करना है। क्यों? क्यों? इतने सारे प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में, लेकिन उन प्रॉब्लम के पीछे गवर्नमेंट नहीं जा रही, पॉपुलर फ्रंट के पीछे आ रही है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज इंडिया में बीजेपी आरएसएस ने यह मान लिया है कि इंडिया में अगर उनके लिए सबसे बड़ा ऑपोजिशन कोई है तो ऑपोजिशन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। और ये ऑपोजिशन कैसी है? ये ऑपोजिशन सिर्फ किसी एक धर्म के लिए नहीं करती, सिर्फ मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाती। अगर एक किसान का भी हक छीना जाए, सबसे पहले पॉपुलर फ्रंट रहती है उसके आवाज के लिए। अगर एक दलित के साथ भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, पॉपुलर फ्रंट उसके लिए भी होती है। अगर एक आदिवासी के साथ भी कुछ हुआ, पॉपुलर फ्रंट उसके लिए भी होती है। और इसलिए आज इंडिया का सबसे बड़ा ऑपोजिशन, मैं लिख बताता हूं, सबसे बड़ा ऑपोजिशन, हमारे पास एमपी नहीं, हमारे पास एमएलए नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी आज इंडिया में सबसे बड़ा ऑपोजिशन जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। और इसके लिए 24/7 आप देखेंगे, 24/7 बीजेपी और आरएसएस पॉपुलर फ्रंट को टारगेट करने के लिए काम कर रहे हैं। इससे पहले आरएसएस ने हमें टारगेट करने के लिए दूसरे रास्ते अपनाए थे। आप ऐसा मत समझिए कि यह तंजीम सिर्फ बड़े बड़े प्रोग्राम करती है। हमारे बहुत सारे मेंबरों को आरएसएस के गुंडों ने कत्ल भी किया है। हाल ही में शान नाम के हमारे एक भाई का केरला में उसको शहीद किया गया। पालक्काड में हमारे एक भाई को शहीद किया गया। कर्नाटक में किया गया। ऐसा नहीं है कि यह तंजीम जो है सिर्फ ऐसे प्रोग्राम करके ताली मार के नारेबाजी करने वाली नहीं, खून भी गया है हमारा। लेकिन आरएसएस ने सोचा था कि इनके मेंबरों को टारगेट करके ये पूरी की पूरी तंजीम को क्या होगा, दबा देंगे, ये डर कर अपने अपने घरों के अंदर छुप जाएंगे। लेकिन पॉपुलर फ्रंट का डीएनए ऐसा है, जब जब हमारा एक एक भाई शहीद हुआ है, पॉपुलर फ्रंट का हर एक मेंबर 100 टाइम्स ज्यादा एक्टिव हुआ है।
और आरएसएस बीजेपी ने इस बात को समझ लिया है कि इनको इस तरीके से टारगेट करके कुछ नहीं होता, और आरएसएस ने हार मान ली है। उसके बाद अभी आरएसएस ने कॉन्ट्रैक्ट एनआईए को दिया है, कॉन्ट्रैक्ट ईडी को दिया है, कॉन्ट्रैक्ट इनकम टैक्स को दिया है, कॉन्ट्रैक्ट अलग 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 स्टेट्स में पुलिस को दिया है, एटीएस को दिया है कि भाई हमसे पॉपुलर फ्रंट रुक नहीं सकती। हम बहुत कोशिश की इनको रोकने के लिए, हमारे से इनको रोका नहीं जा सकता, अभी आप लोग रोको। और इसलिए आप देख रहे हैं ये पूरा एक कैंपेन हमारे अगेंस्ट चलाया जा रहा है। लेकिन हमें, मैं सच बताता हूं, हमें उतना फिक्र नहीं है, हमें उतना फिक्र नहीं है। लोग पूछ रहे हैं आपके खिलाफ इतना कुछ चल रहा है, फिर भी आप ऐसे प्रोग्राम करते बैठे हैं। भाई आप थोड़े दूसरे काम करो, अपने आप को बचाओ। इतना चल रहा है आपके खिलाफ और अभी यहां पर आप आकर एक मोहल्ले में प्रोग्राम कर रहे हैं। देखिए, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे सामने कयामत आ रहा है, तुम्हारे आंखों के सामने कयामत आ रहा है और तुम्हारे हाथ में एक पौधा है, तो कयामत की फिक्र मत करो, उस पौधे को बो। तो हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आया तो हम उस प्रॉब्लम की फिक्र नहीं करते, हमारा जो एजेंडा है हम उस एजेंडा को आगे लेके ही जाएंगे। इतने इल्जामात आए, पॉपुलर फ्रंट होना ही क्राइम है। अभी हाल ही में 1-2 साल पहले मुझे अजमेर में बुलाया गया था। अजमेर के दरगाह के चंद खादिमों ने इनवाइट किया था कि आप आओ। मैं गया था, मैं और मेरे साथ चंद साथी गए थे अजमेर दरगाह को। जब हम लोग अजमेर दरगाह को गए, वहां के लोगों ने हमें फेलिसिटेट किया, हमें इज्जत दी, इज्जत देके हमें जियारत कराए और पूरे मीडिया के सामने हमारी तारीफ की, पॉपुलर फ्रंट की तारीफ की। और अभी आप देखते हैं जिन अजमेर के लीडरों ने पॉपुलर फ्रंट की थोड़ी तारीफ की, उनको किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। हर दिन न्यूज चैनल में उन्हें टारगेट किया जा रहा है। क्यों? कोई पॉपुलर फ्रंट के करीब भी नहीं आना, कोई उनके करीब भी नहीं आना। यानी पॉपुलर फ्रंट होना ही क्राइम है। अगर पॉपुलर फ्रंट एक जगह ऑफिस चाहती है, उस ऑफिस ओनर के पास जाकर कहा जाता है भाई ऑफिस खाली करो, पॉपुलर फ्रंट को खाली कराओ। एक यहां शादी महल में जाकर हम लोग पूछते हैं शादी महल दो प्रोग्राम के लिए, शादी महल के ओनर को फोन आ जाता है पॉपुलर फ्रंट को प्रोग्राम मत दो। और वही लोग, वही बिल्डिंग ओनर, वही शादी महल ओनर हर दिन सुबह में यूट्यूब देखकर और व्हाट्सएप देखकर कौम का बड़ा फिक्र करते हैं, भाई हमारे कौम के साथ हो रहा है। उनके अंदर इतनी बराबर भी हिम्मत नहीं है पॉपुलर फ्रंट को अपना हॉल देने के लिए। उनसे मैं कहता हूं ये फिक्र बंद करो, ये ड्रामा बंद करो, ये ड्रामा बंद करो। अगर आपको हक की बात करने वाली तंजीम के साथ रुकने की हिम्मत नहीं तो कौम की फिक्र करने की भी जरूरत नहीं, हम कर लेंगे, आप बिजनेस करो, जाओ। बड़े आए कौम की फिक्र करने वाले, इतनी बराबर की हिम्मत नहीं आपके अंदर, इतना हिम्मत नहीं आपके अंदर। पॉपुलर फ्रंट के प्रोग्राम करने के लिए आप लोग, हिम्मत नहीं आपके अंदर। पॉपुलर फ्रंट का ऑफिस आपके वहां पर ओपन होता है, हिम्मत नहीं आपके अंदर। आप कौम की फिक्र करेंगे? अभी इंडिया में मुझे किसी ने कहा आपके शहर में भी चंद बड़े बड़े रईस लोग मलेशिया, तुर्की, यूरोप का वीजा बना रहे, वीजा नहीं सिटीजनशिप ले रहे हैं, सिटीजनशिप ले रहे हैं। भाई इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है इसलिए हम जा रहे हैं। मैं कहता हूं जल्दी जाओ, ऐसे बुजदिलों की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ हमें, जल्दी जाओ, यहां रह के भी कुछ फायदा नहीं, जल्दी जाओ। ऐसे बुजदिल लोग कौम की फिक्र करेंगे? फिक्र मत करो कौम की। कौम की फिक्र करना तो बात करना, वरना फिक्र करके क्या फायदा। हिम्मत जरूरी है। दूसरी चीज, ये लोग सोच रहे हैं कि नहीं सिर्फ पॉपुलर फ्रंट टारगेट होगा। सिर्फ पॉपुलर फ्रंट टारगेट नहीं होगा भाई। हामिद अंसारी इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट, इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट, 2 टर्म में वाइस प्रेसिडेंट, उससे पहले एम्बेसडर, इंडिया का एक टॉप ब्यूरोक्रेट। मुझे लगता है हाल ही दिनों में हमारे एक्स प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब के बाद अगर सबसे बड़ी कोई एक शख्सियत इंडिया के अंदर गुजरी है तो हामिद अंसारी साहब है। इतनी बड़ी शख्सियत, वो कभी भी इस तरीके से बात नहीं करे। पॉपुलर फ्रंट के मेंबर नहीं, लिख के देता हूं, पॉपुलर फ्रंट के भी मेंबर नहीं उनको छोड़े क्या?
कल सारे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आकर कह रहे थे कि इंडिया की जासूसी कर रहे थे, आईएसआई के साथ काम कर रहे थे। जब उनको नहीं छोड़े, कलीम सिद्दीकी साहब एक बहुत बड़े आलिम, दीन की दावत और तबलीग का काम करते थे, पॉपुलर फ्रंट के मेंबर नहीं उनको छोड़े क्या? 1.5 साल से जेल में है। जाकिर नाइक बहुत काम किए, पॉपुलर फ्रंट के मेंबर नहीं, जाकिर नाइक को छोड़े क्या? नहीं छोड़े। तबलीग जमात कभी भी पॉलिटिक्स के बारे में बात भी नहीं करते, उन्होंने कभी भी पॉलिटिक्स के बारे में बात भी नहीं करते। नहीं भाई, पॉलिटिक्स के बारे में बात करो तो बहुत हमारा काम नहीं हो। कोरोना के टाइम छोड़े क्या? अभी भी मरकज ओपन है क्या दिल्ली में, निजामुद्दीन में? छोड़े क्या? कोविड स्प्रेडर्स, ये क्या बेवकूफी लगा के बैठे हैं कि हम बात करेंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगा। देखो याद रखो, चेन्नई में जाओ तुम्हें, चेन्नई में शायद मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है। जहां जहां मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है वहां लोगों का घर क्या हो रहा है? डिमोलिश हो रहा है। डिमोलिश क्यों हो रहा है? बहुत सारे लोगों का घर डिमोलिश हो रहा है, चंद लोगों का घर डिमोलिश नहीं हो रहा है। अब चंद लोगों का घर डिमोलिश नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हारे घर के पास से अभी तक मेट्रो का प्लान आया नहीं। जिस दिन तुम्हारे घर के ऊपर से भी मेट्रो का प्लान आएगा, तुम्हारा भी घर डिमोलिश होगा। उसी तरीके से चंद लोग सोचते हैं हम खामोश रहे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। उनसे मैं कहता हूं, आप खामोश रहने से प्रॉब्लम में बचने वाले नहीं। जिस दिन आप उनके प्लान के बीच में आ जाएंगे, आपको भी टारगेट किया जाएगा। तबलीग जमात के लोग कभी भी उनके खिलाफ बात नहीं किए, फिर तबलीग जमात को टारगेट क्यों किए? ये पूरा का पूरा कोविड मुसलमानों के सर पर डालना चाहते थे। वो प्लान में तबलीग जमात वाले सामने आ गए, उनको टारगेट किया गया। कलीम सिद्दीकी साहब और जाकिर नाइक साहब कभी भी आरएसएस बीजेपी के खिलाफ बात नहीं किए, लेकिन इंडिया में इस्लाम का दावा खत्म करना था, वो खत्म करने के एजेंडा में ये लोग सामने आए, उन्हें खत्म कर दिया गया। आप लोग सिर्फ याद रखो, मेट्रो का प्लान जो है आपके घर के ऊपर से गुजरना है बस। तो ये सोचना, यहां भी चंद बड़े बड़े बिजनेसमैन है। चंद आने के टाइम मुझे लोगों ने कहा कि मुझे सच में पता नहीं था अंबुर के बारे में, मुझे चंद लोगों ने कहा कि यहाँ ऐसे ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत रईस लोग हैं, और वो लोग ये सोचे हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। भाई आपके मेट्रो के, आपके फैक्ट्री के ऊपर से मेट्रो का प्रोजेक्ट अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं। जिस दिन बीजेपी ये फैसला लेगा कि इंडिया में मुसलमान बिजनेसमैन को टारगेट करना है, आपका भी नंबर आएगा, आपका भी नंबर आएगा। आप खामोश रहो, छुप जाओ, तुर्की में जाओ, यूरोप में जाओ, कहां भी जाओ, आपका भी नंबर आएगा। केरला में बीजेपी के लोकल लीडर्स, केरला में बीजेपी के लोकल लीडर्स, आम लोग, लोकल लीडर्स आकर मुस्लिम बिजनेसमैन के पास चंदा पूछते हैं, चंदा चाहिए। अगर वो मुस्लिम बिजनेसमैन एक मॉल का ओनर या एक बड़े दुकान का ओनर कहता है, एक बहुत बड़ा कंपनी का ओनर कहता है नहीं मैं डोनेशन नहीं दूंगा, तो बीजेपी का ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट का एक आदमी उस आदमी से कहता है हमें पैसा दे दो वरना हम ईडी को भेजेंगे, हमें पैसा भेजो, हमें वरना हम ईडी को भेज देंगे। भाई मामूली बीजेपी का एक डिस्ट्रिक्ट का आदमी ईडी की धमकी दे रहा है, ईडी की धमकी दे रहा है। आप लोग क्या समझे? ईडी क्या आप ईमानदार या बेमाने देखकर ईडी आता है? नहीं, इंडिया में ईडी का 96% केसेस फेल हो गया है। ओनली 4% ईडी के केसेस जो हैं कन्विक्ट हुए, ओनली 4%। 96% क्या हो गए हैं? फेल हो गए हैं। इसका मतलब क्या है? 96% केसेस फेक हैं। जब चाहिए किसी को टारगेट किया जा सकता है। तो ये मत समझिए पॉपुलर फ्रंट में रहा तो मैं टारगेट होऊंगा। मैं और लंबा लिस्ट बताता हूं। जुबेर आल्ट न्यूज का पॉपुलर फ्रंट का था क्या? पॉपुलर फ्रंट का था क्या? राहुल गांधी के पीछे ईडी आ गई, कभी सोनिया गांधी को ईडी ऑफिस में बुलाए, पॉपुलर फ्रंट के मेंबर गया? हमारे मेंबर नहीं भाई, हमारे मेंबर नहीं, बस नंबर नहीं आया आपका। जिस दिन नंबर आएगा आपको भी टारगेट किया जाएगा। तो याद रखिए, आज खामोश होने से कल बचेंगे नहीं। जिस दिन नंबर आएगा हर किसी को ये आरएसएस टारगेट करेगी। इसमें और एक बात आपके मैं सामने रखता हूं, और एक सच्चाई आपको डिस्कस करना है।
आरएसएस के लोग छुप छुप के पहले बात करते थे, आप ओपनली बात कर रहे हैं। यूपी में आपने देखा एक धर्म संसद हुआ था, दिल्ली में धर्म संसद हुआ था, हर जगह धर्म संसद हुआ। 2 दिन पहले कर्नाटका के अंदर आरएसएस का या एक जो सनातन संस्था है, सनातन संस्था का एक वेपन्स ट्रेनिंग हुआ। ओपन ट्रेनिंग होता है। और उस ट्रेनिंग में वो लोग क्या बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट एक जेनोसाइड की बात कहते हैं। थोड़े लोग डायरेक्ट भी कहते हैं, थोड़े लोग इनडायरेक्ट एक जेनोसाइड की बात कहते हैं। क्या है जेनोसाइड? जेनोसाइड का मतलब होता है कत्लेआम, नरसंहार। स्टडी कीजिए जाकर क्या है जेनोसाइड। जो बोस्निया में हुआ, जो रवांडा में हुआ, जो कंबोडिया में हुआ, उसको जेनोसाइड कहते हैं। जो 1947 में जम्मू में हुआ, जम्मू के मुसलमानों के साथ हुआ, उसको जेनोसाइड कहते हैं। वैसी एक जेनोसाइड की बात आज ओपनली कौन कर रहा है? आरएसएस कर रहा है, संघ परिवार कर रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पॉपुलर फ्रंट की बात को आप मत मानो। दुनिया में जेनोसाइड के ऊपर स्टडी करने वाला सबसे बड़ा संगठन, न्यूयॉर्क में रहने वाला जेनोसाइड वॉच जिसका नाम है, उस संगठन के लोग कह रहे हैं कि जेनोसाइड होने के लिए 10 मरहले हैं। 10 मरहले हैं जेनोसाइड होने के लिए, और उस 10 मरहले में से इंडिया में 7 या 8 मरहले कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आपने देखा हिजाब के नाम पर प्रॉब्लम, हलाल के नाम पर प्रॉब्लम। भाई हलाल गोश्त से किसे प्रॉब्लम हो सकते हैं? भाई मालूम भी पड़ते हैं कि हलाल है क्या नहीं करके। मुसलमान लड़की हिजाब पे है तो किसे दूसरों को प्रॉब्लम? अजान आपके मस्जिदों में, कर्नाटक में अजान बंद कर दिए, पता है ना आपको। मजान आपके मस्जिदों में हुआ तो किसको प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम है। इतने साल से चल रहा था, ऑल ऑफ अ सडन क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि जेनोसाइड के एक स्टेज में, एक मरहले का नाम है जिसको कहते हैं सिंबलाइजेशन। सिंबलाइजेशन का मतलब यह होता है कि एक कम्युनिटी के चंद सिंबल्स के बारे में इतना नफरत पैदा करो कि उसे देखते ही लोग नफरत करें। एक मुस्लिम लड़की को हिजाब देखते ही नफरत आना, आजान सुनते ही नफरत आना, नमाज देखते ही नफरत आना, एक होटल में हलाल लिखते ही नफरत आना। यह सिंबलाइजेशन का प्रोसेस है। ऐसे मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं दरख्वास्त करूंगा आप लोगों से कि यहां पर अगर किसी को इल्म है, नॉलेज है जेनोसाइड के बारे में, किसी एक्सपर्ट को बुलाकर एक सेशन लीजिए। क्या है जेनोसाइड? जेनोसाइड वॉच जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कहता है जेनोसाइड के बारे में, एक एकेडमिक क्लास आप लोग ले लीजिए, आपको पता चलेगा प्रॉब्लम क्या है। बस मैं मेरी बात को खत्म करने से पहले आपके सामने 2-3 चीज रखता हूं। देखिए, आज जो ये प्रॉब्लम्स मैंने आपके सामने बताए, ये आज पॉपुलर फ्रंट के ऊपर आ रहा है, कल कहीं पर भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। अभी इंडिया के मुसलमानों को खास करके एक फैसला लेना होगा। क्या ये जो प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर आ रहे हैं, इस प्रॉब्लम को आप खामोशी से सुनेंगे, या फिर जब जरूरत पड़ता है जमहूरी तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से, कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं। इंडिया में आज भी डेमोक्रेसी है, हमें कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेमोक्रेटिकली, लीगली क्या इसके खिलाफ आवाज उठाना है या नहीं, इसका फैसला लेना होगा। और ये कोई भी आकर आपको इनसे मशवरा, उनसे मशवरा की जरूरत नहीं, खुद से मशवरा लेने की जरूरत है, खुद से पूछने की जरूरत है कि ऐसे एक टाइम में हम क्या करेंगे। दूसरा, जब भी किसी पर जुल्म हो रहा है, जब किसी को टारगेट कर रहा है, उसे बॉयकॉट कर डालना और अपने आप को बचाना, क्या सही एटीट्यूड है? आज पॉपुलर फ्रंट को टारगेट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ी तंजीम है हम लोग, हमारे लिए कोई बात नहीं करेगा तो भी चलेगा, क्योंकि बहुत बड़ी तंजीम है हम लोग। लेकिन जुबैर को टारगेट किया जा रहा है। कितने लोग बात कर रहे हैं, कितने लोग बात कर रहे हैं उसके लिए? क्या किया उस बेचारे ने? जो फेक न्यूज था उसको एक्सपोज किया, बस। कितने लोग बात कर रहे हैं उसके लिए? सिद्दीक कापन नाम के एक जर्नलिस्ट को सिर्फ हथरास का इशू कवर करने के लिए जा रहा था, उसको 2 साल से जेल में डाले। कितने लोग बात किए उसके वास्ते? कितने क्या CA-NRC के प्रोटेस्टर्स जेल में है, कितने लोग बात किए? तो ये फैसला करना है कि जो लोग हमारे वास्ते बात कर रहे हैं, क्या उनके लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे? उनके साथ गलत हो रहा है करके कभी अगर आपको कहीं बुलाए एक जगह, आप आएंगे नहीं? याद रखिए, CA-NRC इंडिया में आने वाला था, आपके घरों में आने वाला था, आपके फैमिली में से बहुत सारे लोगों का सिटीजनशिप जाने वाला था। क्यों नहीं गया? सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं गया क्योंकि 22 मुसलमानों ने अपनी जान दी। याद रखो, पूरा जिंदगी नमाज पढ़ेंगे तो भी उनका कर्ज अदा नहीं कर सकेंगे आप लोग।
वो 22 लोग जान दिए, इसलिए आप मैं सेफ हैं, हम लोग अभी भी सिटीजन हैं। अगर वो 22 लोग जान नहीं देते ना प्रोटेस्ट में, हमारी सिटीजनशिप आज चली जाती। तालुक ऑफिस के बाहर रहते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्स लेके अपना सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए। जिस तरीके से आसाम में 4 लाख लोग लाइन में खड़े हैं, दुआ कीजिए उनके लिए, शुक्रिया अदा कीजिए उनके लिए जो जेलों में हैं आज भी। वो सीए एनआरसी के जो प्रोटेस्टर आज भी फेक केसेस में जिनको जेलों में डाला गया है। आफरीन नाम की हमारी बच्ची का घर तोड़ा गया, क्यों? यही आप लोगों के लिए बात की, इसलिए उसका कोई पर्सनल काम नहीं था, घर तोड़ा गया उसका। कितने के लोग जेल में, तो कम से कम उनके लिए बात करना है। यह एक दूसरा चीज हमें फैसला लेना पड़ेगा। और तीसरा, जब भी इस तरीके से झूठ फैलाए जाए, उन झूठ को रिजेक्ट करना है क्लियरली, हिम्मत दिखाना है। आपको बोलेंगे पॉपुलर फ्रंट के प्रोग्राम में मत आना, जब आप जाते हैं इससे बड़ी हिम्मत नहीं। आज बिहार में वो लोग इतना बड़ा हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, निजामाबाद में इतना बड़ा हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह आज आप यहां पर आए। आज आप लोगों ने आरएसएस को ही नहीं, नागपुर को ही नहीं, ये बड़े बड़े प्लान करने वाले लोगों को आज आपने बता दिया है कि आपकी हिम्मत क्या है। यह है हिम्मत। जब वो लोग आपको डराने की कोशिश करते हैं फिर भी आप आते हैं, बारिश आया फिर भी आप आए, यह हिम्मत है। इस हिम्मत को जिंदा रखिए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैं कहना चाहता हूं, हमेशा इंशाअल्लाह हमेशा पहले सफ में हम रहेंगे, हमेशा रहेंगे इंशाअल्लाह। ये चंद लोग हमसे कहते हैं कि आप लोग थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट करो, साइलेंट हो जाओ। हम लोग उनको कहते हैं कि एक जहाज के लिए सबसे महफूज जगह क्या है? किनारा है। एक जहाज के लिए सबसे महफूज जगह किनारा है, लेकिन जहाज किनारों के लिए नहीं बनी, जहाज समुद्र के लिए बनी है। इतने बड़े जहाज को लेके आकर किनारे में बांध के रखेंगे तो जहाज की जरूरत क्या? जहाज को तो समुद्र में रहना। उसी तरह इतनी बड़ी तंजीम बनाकर ऑफिस के अंदर बैठ जाएंगे तो इतनी बड़ी तंजीम की जरूरत क्या? ये तंजीम बनाए आवाज उठाने के लिए, हक की बात करने के लिए। और जो भी इल्जामात हमारे पर आ रहे हैं, आप लोग देख के रहेंगे, इन इल्जामात से हम डर नहीं रहे, हम इसे फिक्र भी नहीं कर रहे। हमें फिक्र सिर्फ एक इल्जाम पर हुआ। सच बात, मेरी बात खत्म करता हूं। हमें फिक्र सिर्फ एक इल्जाम से हुआ था। वो इल्जाम क्या था? चंद दिन पहले किसी ने कहा पॉपुलर फ्रंट आरएसएस की जैसी एक तंजीम है। मैं कहता हूं इससे बड़ी गाली कौन सी भी नहीं है। अगर कोई हमें कहता है आरएसएस के जैसे हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी गाली है, क्योंकि नथुराम गोडसे पॉपुलर फ्रंट का मेंबर नहीं था। 3 बार बैन होने वाली संगठन आरएसएस है, पॉपुलर फ्रंट नहीं। इटली और जर्मनी में जाकर हिटलर और मुसोलिनी से मिलने वाले आरएसएस के लोग थे, पॉपुलर फ्रंट के लोग नहीं थे। मक्का मस्जिद, मालेगांव, अजमेर बॉम्ब ब्लास्ट में लिंक आरएसएस के लोगों का था, पॉपुलर फ्रंट के लोगों का नहीं था। तेनकासी में ऑफिस और बस स्टैंड में बॉम्ब ब्लास्ट में पकड़े जाने वाला जनरल सेक्रेटरी हिंदू मुन्नडी का था, पॉपुलर फ्रंट का नहीं था। केरला के अंदर पुलिस स्टेशन के ऊपर, एक प्लॉट के ऊपर बम फेंकने वाला पॉपुलर फ्रंट का मेंबर नहीं था, आरएसएस का मेंबर था। 240 सीपीएम के लोगों के मर्डर केसेस में इन्वॉल्व पॉपुलर फ्रंट नहीं है, आरएसएस वाले हैं। ऐसी एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी एक देशद्रोह ऑर्गेनाइजेशन, देश के आजादी के लिए कुछ भी नहीं, कैसी एक ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमें कंपेयर करेंगे, इससे बड़ी गाली क्या है? इससे बड़ी गाली क्या है? ये दूसरा आप क्या भी बोलो, हमें फिक्र नहीं, फेस कर लेंगे, लेकिन आरएसएस के साथ कंपेयर मत करो। मैं अपनी बात खत्म करते हुए आपसे कहता हूं कि पॉपुलर फ्रंट को और इसमें काम करने वाले नौजवानों को अपने दुआओं में जरूर याद रखिए, क्योंकि चंद लोग पूछते हैं इतना प्रॉब्लम आपको आ रहा है, फिर भी ये प्रॉब्लम से अल्हम्दुलिल्लाह आप हमेशा निकल के जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे गरीब, बहुत सारे मजलूम तहज्जुद में उठकर इस तंजीम के लिए दुआ करते हैं। और याद रखिए, एक गरीब और मजलूम और अल्लाह के बीच में
कुछ भी नहीं होता। एक मजलूम गरीब और अल्लाह के बीच में कुछ भी नहीं होता। एक गरीब मजलूम जब दुआ करता है, क्या क्या साजिशें आप लाए, वो दुआ हमें बचाती है। से आपसे दरखास्त करूंगा, यह आपकी तंजीम है, इस तंजीम के लिए दुआ कीजिए, इस तंजीम को सपोर्ट कीजिए, इस तंजीम को फंड कीजिए और इस तंजीम को बिना डरे साथ दीजिए। वापस आप लोग यहां पर आए, हमारी बात सुने, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।